प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात कर रहे हैं बाल्यावस्था एवं बाल विकास के वन शॉट वीडियो की, जिसमें आपके सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है हमने एक साथ में यहाँ पे आयोजित किया है और इसको देख करके आप अपना अच्छा परिणाम कर सकते हैं। ये 801 कोड है जो आप जानते हैं अच्छी तरीके से, जिसका नाम है बाल्यावस्था एवं बाल विकास। पहला क्वेश्चन हम बात करते हैं, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी 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 प्रक्रिया है या धीमी प्रक्रिया है? तो वो वैज्ञानिक थे हरलाक। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बालक के शारीरिक और क्रियात्मक विकास की दिशा होती है, तो सिर से पेट तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर जो है इसकी क्रिया होती है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बात करते हैं, यहाँ पूछा गया किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है? तो उनका नाम था किलपैट्रिक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पीडीएफ सभी के लिए हमने उपलब्ध करा दिए हैं, आप सभी को इतना पता होगा। और जो विद्यार्थियों ने पीडीएफ ले लिया है उन विद्यार्थियों को ये 801 का जो आप वीडियो देख रहे हैं, जो वन शॉट वीडियो है, इसका पीडीएफ जो है डायरेक्ट उपलब्ध करा दिया जाएगा उनके व्हाट्सएप पे। जिन्होंने हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया था, जिन्होंने पीडीएफ ले लिया है, उनके लिए जो है ये 801 का जो पीडीएफ अभी आप देख रहे हैं ये भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो आपको बस चिंतित ना होकर के पढ़ना है। अगला जो है, आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है। तो आत्मगौरव की बात जो है ना, कौन से उम्र के बच्चे हो तो उनको अंदर आत्मगौरव यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है, तो वो होती है आपके 13 से 19 वर्ष के बीच के बच्चों में। ठीक है। किस आयु के बालक में समय, दिन, दिनांक एवं क्षेत्रफल संबंधी अवबोध का विकास हो जाता है? तो 9 वर्ष की आयु का जो बच्चा है वो समय, दिन, दिनांक और क्षेत्रफल संबंधी चीजों को समझने लगता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया उत्तर बाल्यकाल का समय कब होता है? तो उत्तर बाल्यकाल का समय जो है ये माना गया 6 से 12 वर्ष तक। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है? तो मानसिक योग्यता जो है विकसित हो जाती है, कौन सा समय की बात कर रहा है? तो वो जो है आपका मानसिक योग्यता विकसित हो जाती है 14 वर्ष के आयु के अंदर। ठीक है। इसके बाद जो है आपसे पूछा गया, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो वातावरण सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। ध्यान रखना है, सामाजिक विकास की बात कर रहा है, ये भी ध्यान रखना है कि किस विकास की बात कर रहा है। बालक के सामाजिक विकास की बात कर रहा है, ये आपको जो है ना चीज़ों को समझना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन जब आप एग्जाम में देखेंगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा, क्योंकि वहाँ पूछता क्या है और आप समझते क्या है, यहीं पर आपकी कठिनाई शुरू होती है। विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक जो है वो जीन पियाजे को माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बालक के अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 20 मात्र। उसके बाद में है, जन्म के समय बालक का भार जो होता है वो लगभग 6 से 8 पाउंड का होता है। बालक जमीन पर से अपनी पसंद की वस्तु को उठा लेता है, आपके अनुसार उस बालक की आयु जो है कितनी होगी? तो 8 से 9 माह की उसकी आयु होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार जो है वो 350 ग्राम होता है। बालक मुख्य मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है, मुख्य मुख्य जो रंग होते हैं उसकी पहचान जो है 5 वर्ष की आयु में वो कर लेता है। किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? प्रकाश की घटना, जो भी लाइट की घटना होगी, जहां पे भी लाइट जलेगा, लाइट बंद होगा या लाइट बुझेगा, इस तरह की घटनाओं को देख करके बालक जो है आकर्षित हो जाता है। भारत में बाल विकास की शुरुआत जो है 1930 में की गई थी। बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? यानी लड़कों से जो है लड़कियों की लंबाई जो है किस अवस्था में अधिक होती है? तो वो होती है बाल्य अवस्था में। जन्म के समय शिशु के शीट में हड्डियां होती हैं, शीट नहीं है यहाँ पे, जो है शरीर में हड्डियां होती हैं। तो यहाँ पे जो है शरीर की बात कर रहा है, यहाँ पे मिस्टेक है, इसको कर लेंगे आप शरीर। ठीक है। तो यहाँ पे हम शरीर कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, ये शरीर। ठीक है। जन्म के समय शिशु के शरीर में हड्डियां होती हैं, तो वो होती हैं 270। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, बीजावस्था कहा गया है? तो बीजावस्था जो है 0 से 2 सप्ताह का जो अवस्था होता है उसको बीजावस्था, यानी कि उस समय बीज जो है वो प्रफुल्लित होकर के एक भ्रूण में निर्मित होने लगता है। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है, 3 माह की अवधि में जो है बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है।
जनरली ये ऐसा ये है नहीं, क्योंकि बालक जितना भी छोटा हो वो माँ को पहचान लेता है, लेकिन यहाँ पर जो संकल्पना की गई है ये बहुत सारे बच्चों को जो है एक साथ में केंद्रित करके अध्ययन की गई है, उसके हिसाब से लिखा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे पूछा गया है ट्रेवर के अनुसार विस्मृति का अर्थ होता है, तो पूर्व अनुभव का स्मरण करने की असफलता जो है विस्मृति कहलाती है। ये ड्राइवर के अनुसार जो है परिभाषा है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विस्मृति का मुख्य कारण है, तो विस्मृति का मुख्य कारण जो है संवेगात्मक अस्थिरता, मानसिक आघात या मंद बुद्धि का होना। ये तीनों कारणों को जो है विस्मृति का मुख्य कारण माना जाता है। 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का कानून लागू हुआ, तो कौन से सन में हुआ था? 2010 में, और 1 अप्रैल से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, विद्यालयों में गरीब बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार कानून के अंतर्गत कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी? तो ये होगा आपका 25% गरीब बच्चों के लिए। ठीक है, विद्यालयों के अंदर। मूल्यांकन का क्षेत्र जो है व्यापक नहीं होता है, क्षेत्र की बात कर रहा है तो ये सीमित होता है। मूल्यांकन को मापने की विधि जो है, ये 2 विधियों को हम मेन रूप से लेते हैं, जिसमें परिणात्मक विधि और दूसरा है गुणात्मक विधि। ये 2 विधियां जो हम इसमें लेते हैं। मूल्यांकन एक क्रमिक क्रिया है या प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और यह शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यह कथन किसने कहा था? तो ये कोठारी आयोग का कथन है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, करिकुलम की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई थी? तो क्यूरे जो है ये शब्द जो है करिकुलम का है और लैटिन भाषा से इसको लिया गया है। पाठ्यक्रम का अर्थ केवल शास्त्रीय विषय से नहीं, जिसको विद्यालय में परंपरागत ढंग से पढ़ाया जाता है, बल्कि इसमें अनुभवों की संपूर्णता निहित है। और जहां पे आपको स्पेलिंग मिस्टेक लग रही है उसको समझ लेना। जिनका बालक बहुत प्रकार की क्रियाओं द्वारा प्राप्त करता है, तो यहाँ पे जिनको भी आप कर सकते हैं, जिनको जो है बालक बहुत क्रियाओं द्वारा प्राप्त करता है। यह कथन किस आयोग का है या किसका है? तो ये माध्यमिक शिक्षा आयोग का कथन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक बालक की मानसिक आयु यानी कि मेंटल जो है वो एज की बात कर रहा है। मेंटल एज जो है वो 12 वर्ष है तथा उसकी शारीरिक आयु जो है वो कितनी है? वो है आपकी 16 वर्ष। तो उसकी बुद्धि लब्धि जो है आईक्यू कितनी होगी? तो आपको पता है मैंने जो आपका मानसिक आयु होता है, ठीक है, मानसिक आयु बटे में जब हम कर देते हैं आपका शारीरिक आयु और गुणा में 100 कर देते हैं तो हमारा निकल जाता है बुद्धि लब्धि। ये सूत्र होता है, इसको ध्यान रखना है आपको। बार बार में क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में। एक बार मैं आपको सूत्र यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पे होता क्या है, जो आपकी मानसिक आयु दी है, तो मानसिक आयु जो भी होगी आपकी, जो दिया होगा, जैसे मानसिक आयु देख रहे हैं आप, तो मानसिक आयु बटे में जो है आपको करना पड़ेगा शारीरिक आयु। ठीक है, और इसके बाद जो है आपको गुणा करना पड़ेगा इसको 100 से, क्योंकि आप इसकी लब्धि निकाल रहे हैं। लब्धि के लिए यानी कि परसेंटेज की बात कर रहा है, तो ये हो गया। तो अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें तो मानसिक आयु हमारे को 12 दे रखा है, 16 दे रखा है हमारे को शारीरिक आयु, और गुणा में हमें 100 कर देना है, क्योंकि 100 जो है परसेंटेज यानी लब्धि निकालने का सूत्र है। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई और गुणा भाग करोगे तो ये आ जाएगा 0.75 इंटू 100 यानी कि 75%। ठीक है, तो 75 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, बुद्धि लब्धि का सूत्र है ये। इसका सूत्र है ये बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू का जो फॉर्मूला होता है, इसको आप जो है इस तरह से बता सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि और ज्ञान का अंतर है। तो बुद्धि जो है जन्मजात होती है और ज्ञान जो है अर्जित किया जाता है, यानी कि प्राप्त किया जाता है। हम लोग जो उसको अर्जित करते हैं अपने किससे? अपने बुद्धि के द्वारा। नेक्स्ट जो है, एक बालक खिलौने को तोड़कर पुनः जोड़ने का प्रयास करता है। यह कार्य जिस बुद्धि से संबंधित है वह है, तो वो कौन सी बुद्धि है? तो उसको बोलते हैं मूर्त बुद्धि। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, उसकी बात हम करते हैं। यहां पूछा गया है, बुद्धि लक्ष्य है और ज्ञान की सीमा तक पहुंचने का केवल एक साधना। यह कथन किसका है? तो ये रॉस ने जो है कहा था। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो वो थार्नडाइक थे। ठीक है, थार्नडाइक थे। इसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है 45 से 46 बुद्धि लब्धि वाले बालक की श्रेणी में आते हैं, तो मूर्ख बालक की श्रेणियों में आते हैं। ये श्रेणी की जो टेबल है मैं आपको देने वाला हूं, टेबल को आप ध्यान से देख लेना एक बार। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अति प्रतिभावान
बालकों का बुद्धि लब्धि मान जो है वो 140 तो कम से कम होता है, उसके ऊपर जा सकता है 159 तक, तो इसके मध्य में जो है हम मान सकते हैं। सत्य अथवा तथ्यों के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रिया का बल ही बुद्धि है। बुद्धि की ये परिभाषा जो है थॉर्नडाइक की है, ये ध्यान रखना है आपको। बुद्धि की परिभाषाएं बहुत सारी होती हैं जिनके बारे में एग्जामिनर पूछता है, और क्वेश्चनों की कमी नहीं है। ऐसा मत सोचो कि आप ये क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं ये बहुत है, पर्याप्त है, क्वेश्चंस की कमी नहीं है। आपके जब डीएलएड एग्जाम होते हैं तो डीएलएड एग्जाम में इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनका अंदाजा लगाना आपके लिए नामुमकिन हो जाता है। फिर भी हम जो आपको चुनिंदा क्वेश्चंस देखते हैं उसको पढ़ने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि आप इनमें से जो है एग्जाम में अपने क्वेश्चंस को आसानी से कर पाओगे। बालक को दाएं बाएं का ज्ञान हो जाता है, तो कौन सी उम्र में हो जाता है? 6 वर्ष की आयु में जो है लेफ्ट राइट का उसको ज्ञान हो जाता है। लेफ्ट में क्या होता है या राइट में क्या होता है, हम बोलेंगे ना लेफ्ट देखो राइट देखो या दाएं देखो बाएं देखो, जैसा हम हिंदी भाषा में सिखाएंगे या इंग्लिश भाषा में सिखाएंगे तो सीख जाता है। जो बालक कक्षा में विशेष योग्यता रखते हैं उनको प्रतिभाशाली कहते हैं। यह कथन जो है जॉन डेवी का है। नेक्स्ट जो है, बालक के विकास की प्रक्रिया कब शुरू होती है? जब जन्म से पूर्व ही शुरू हो जाती है, यानी कि जन्म लेने से पहले ही गर्भ में ही शुरू हो जाती है विकास की प्रक्रिया। विकास, ध्यान रखना, विकास और आपकी अन्य जो है सामग्रियों में आपका डिफरेंस पूछा जाता है, जिसको मैं ऑलरेडी आपको नोट्स के रूप में प्रोवाइड कर चुका हूं। तो पीडीएफ अगर किसी विद्यार्थी की रह गया है, समय आपके पास कम है, 17 तारीख लास्ट डेट है पीडीएफ प्राप्त करने का, रात में 10 बजे तक आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, और वो भी 17 तारीख अंतिम तिथि जो है आपका, अंतिम तिथि है ये, अंतिम तिथि है ये, अंतिम समय जो रहेगा आपका वो होगा 17 तारीख रात को 10:00 पे जो है आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप पीडीएफ इसके बाद में 17 तारीख के बाद में आपको कोई भी पीडीएफ प्राप्ति नहीं होगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जितने भी आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, जो आप वीडियो देख रहे हैं, उन सभी के पीडीएफ जो है आंसर के साथ में, जैसा भी आपने पीडीएफ देखा है, जो भी वीडियो में हमको दिखाया गया आपको, तो वो सारे पीडीएफ आपको एक साथ ही उपलब्ध होंगे, ये ध्यान रखना है आपको। इसके लिए स्पेशल वीडियो हमने बना दी थी कि पीडीएफ आपको कैसे प्राप्त करना है। विकास की प्रक्रिया जो है जीवन प्रयत्न चलती है, यानी जीवन भर चलती रहती है विकास, तो ठीक है ना। उसके बाद सामान्य रूप से विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो विकास की जो है सामान्य रूप से 5 अवस्थाएं होती हैं, जिनको हम डिस्कस कर लेंगे एक बार। वंशानुक्रम के निर्धारित होते हैं, तो जो वंशानुक्रम यानी कि हमारे जो वंश को जो है निर्धारित करते हैं वो कौन से होते हैं? हमारे जीन्स होते हैं, जिसमें हमारे एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम्स आते हैं। बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है, तो बाल्यावस्था के अंदर अंदर जो है बाल्यावस्था में ही 90% जो है मस्तिष्क का विकास हो जाता है, ये ध्यान रखना है। मुझे बालक दे दीजिए, यानी कि मुझे बच्चा दे दीजिए, और आप उसे जैसा बनाना चाहते हो मैं उसे वैसा ही बना दूंगा। यह कहा था, किसने कहा था? वॉटसन ने ये कथन कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह जो है 14 वर्ष है। इसकी बात हम कर चुके हैं ऑलरेडी, दोबारा रिपीट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यह मत किसका है? शिक्षक को अपने कार्य को सफल संपादन के लिए व्यवहारिक मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। तो यह कथन जो है मॉन्टेसरी का है, ध्यान रखना है आपको। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया फिजिकल एंड कैरेक्टर पुस्तक के लेखक जो हैं वो कौन है? तो थॉर्नडाइक हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति डॉक्टर बनने की योग्यता रखता है तो कोई व्यक्ति शिक्षक बनने की योग्यता रखता है। इसी तरह से कोई व्यक्ति वकील या इंजीनियर बनने की योग्यता रखता है। यह किस कारण से होती है? तो उसके अभिरुचि के कारण ये होती है। ठीक है, आप जो है टीचर बनना चाहते हैं तो आपकी अभिरुचि के कारण जो है ये उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास के साथ साथ चलने की प्रक्रिया को किस विद्वान ने स्वीकार किया है? तो क्रो एंड क्रो बोलते हैं कि संवेगात्मक और सामाजिक विकास जो है दोनों साथ साथ चलने की प्रक्रिया है। खेल के मैदान को किस विद्वान ने चरित्र निर्माण का स्थल माना है? तो स्किनर और हैरीमैन दोनों ने ही इसको माना है। सामान्य बुद्धि बालक प्राय किस अवस्था में बोलना सीख जाता है? जो सामान्य बुद्धि का बालक होता है वो 11 माह की अवस्था में जो है बोलना सीख जाता है, जिसकी सामान्य बुद्धि होगी वो। पोषण का विकृत रूप जो है कुपोषण कहलाता है। आपको अच्छी तरह पता है कि पोषण अगर सही नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? कुपोषण हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है क्वाशिकर नामक रोग जो है उत्पन्न होता है, ये प्रोटीन की कमी से होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है विटामिन ए की कमी से बालकों में कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विटामिन बी की कमी से होने वाला जो रोग है वो बेरी बेरी रोग है। प्लेगरा रोग किस
विटामिन की कमी से होता है तो विटामिन बी की कमी से जो है आपका पेलेग्रा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है तो स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत जो है वो प्रमुख मतलब मेन जो है सबसे ज़्यादा विटामिन जो है आपको सी मिलेगी वो आंवले से मिलेगी। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें पूछा गया आपसे विटामिन डी की कमी से उत्पन्न होता है, विटामिन डी की कमी से जो है सूखा रोग उत्पन्न होता है। सूखा रोग जो है सबसे ज़्यादा बालिकाओं में पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। विटामिन ई की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग जो है वो नपुंसकता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया रक्त का थक्का ना जमने का रोग किस विटामिन के अभाव से उत्पन्न होता है तो विटामिन के अभाव से। ठीक है, विटामिन के की कैप्सूल जो है गर्भावस्था में दी जाती है। जल हमारे शरीर में कितने प्रतिशत है तो 70% है। दूषित जल के पीने से उत्पन्न रोग क्या हो सकता है तो पीलिया हो जाता है या डायरिया। दोनों ही रोग जो है दूषित जल अगर हम पॉल्यूटेड पानी पिएंगे तो ये हमारे को हो जाएगा। बंदूरा के या बंटूरा के हम बोलते हैं तो बंदूरा के प्रमुख रूप से व्यक्तित्व सिद्धांतों की संख्या जो है वो मात्र 2 है। बंदूरा ने अपने सिद्धांतों का प्रयोग जो है बालकों पर किया था। बंदूरा के अधिगम सिद्धांत का प्रमुख साधन जो है वो फिल्म था। प्रमुख साधन की बात कर रहा है। बंदूरा द्वारा प्रस्तुत अधिगम सिद्धांत में फिल्म के भाग जो है मात्र 3 थे। उसके बाद जो है बंदूरा ने प्रमुख रूप से अपनी प्रयोग संबंधी क्रियाओं में किन तथ्यों को स्थान प्रदान किया था तो वो था आपका पुरस्कार एवं दंड। सीखना संबंध स्थापित करता है। ठीक है, करता करता दोबारा क्या करता है, संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य के मस्तिष्क करता है। यह कथन जो है थार्नडाइक का है, ध्यान रखना है, कथनों को आपको विचार कर लेना है। और थार्नडाइक जो है मनोवैज्ञानिक थे, ये कहाँ के थे, अमेरिका के थे। अब हम थोड़ा सा शॉर्ट रूप में देखते हैं एक नज़र में, जो बड़े क्वेश्चंस होंगे उनके किस तरह से हम जो है आंसर्स लिखेंगे। शॉर्ट रूप में बताने वाला हूं, जितना हो सकता है मैक्सिमम शॉर्ट रूप में हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न उत्तर की तरफ। अब आपको एक नज़र में समझना है मानव विकास की अवस्थाएं। सबसे पहला गर्भावस्था 280 दिन, शैशवावस्था जो है 0 से 5 वर्ष की आयु मानी जाती है, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की आयु, किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष की आयु, प्रौढ़ावस्था 19 से 60 वर्ष की आयु, वृद्धावस्था 61 के ऊपर मानी जाती है। रॉस के अनुसार जो है बालक के विकास की जो अवस्थाएं हैं वो अलग हैं। रॉस के अनुसार पूछा जाएगा तो शैशवावस्था जो है 1 से 5 वर्ष इन्होंने मानी है, जो कि यहाँ पे शैशवावस्था आप देखोगे 0 से 5 वर्ष है, तो ये आपको समझना है। बाल्यावस्था जो है 5 से 12 वर्ष मानी गई है, यहाँ पे बाल्यावस्था जो है 6 से 12 वर्ष मानी गई है, ये रॉस के अनुसार ये ध्यान रखना है। किशोरावस्था जो है 12 से 18 वर्ष है, यहाँ पे किशोरावस्था जो है 13 से 18 वर्ष है। और प्रौढ़ावस्था जो है 18 से ऊपर की बात की गई है, और प्रौढ़ावस्था यहाँ पे 19 से ऊपर की बात की गई है। मानो जो भी कुछ बनना होता है वह शुरू के 5 वर्षों में बन जाता है, ये कथन जो है फ्रायड का है, ये आपको ध्यान रखना है। एक नज़र में हम जो है वीडियो को देखने वाले हैं, ये वीडियो जो है बहुत ही खतरनाक है। सिद्धांत या प्रणाली के जनक कौन है तो यहाँ पे कुछ सिद्धांत है और उनके जनकों के नाम दिए गए हैं। नैतिक विकास के जनक जो है वो है कोहलबर्ग, ध्यान रखना है। नैतिक विकास के जनक कौन है, वो हैं आपके कोहलबर्ग। और मनोलैंगिक विकास के जनक जो है वो फ्रायड है। भाषा विकास के जनक जो है वो चोम्स्की हैं। नेक्स्ट जो है संज्ञात्मक विकास जो है दिया था वो प्याजे ने दिया था। मनोसामाजिक विकास की अवधारणा जो है एरिक्सन की दी गई है। विकासवादी सिद्धांत जो है लेमार्क का दिया हुआ है, और वंशागुणत जो आपका सिद्धांत है ये मेंडल का दिया हुआ है। नेक्स्ट जो है इसमें आपसे बात करेंगे तो उद्दीपन एवं अनुक्रिया प्रयास की त्रुटि का सिद्धांत जो है ये दोनों के दोनों सिद्धांत ये थार्नडाइक के दिए हुए हैं। इसके बाद जो है आपसे क्रिया प्रसूत अनुबंध का जो सिद्धांत है वो स्किनर का दिया हुआ है। प्रबलन का जो सिद्धांत है वो एल हल ने दिया है, क्लार्क एल हल ने। और उसके बाद में सूझ और अंत दृष्टि का जो सिद्धांत है वो कोहलर का है। अलग से जो है दूसरी टेबल में यहाँ पर भी सिद्धांत है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो है बंडूरा का है। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत जो है वो थार्नडाइक का है। प्रयोजनवादी विचारधारा जो है जॉन डेवी का है। मानववादी उपागम जो है ये अब्राहम मैस्लो का है, ध्यान रखना है। और संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत जो है पावलाव का है। और अधिगम के नियम जो दिए थे वो थार्नडाइक ने दिए थे। निरर्थक शब्दों का प्रयोग जो है वो एवी गंजहास ने दिए थे। और उसके बाद में एवी गंजहास और टैट का जो नियम दिया था हालांकि आपसे पूछता नहीं तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, SOR का नियम भी आपसे पूछता नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें से मनो विश्लेषणात्मक थ्योरी जो है ये फ्रायड का है। और मांग का सिद्धांत जो है ये मैस्लो का है।
और नेक्स्ट जो है आपसे पूछा गया है शारीरिक रचना का सिद्धांत जो है ये सेल्डन का है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक दृष्टि में और देखते हैं हम आगे के, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मैं एक दृष्टि में दिखाने वाला हूँ। शेषावस्था की विशेषताएं जो है एक दृष्टि में अगर हम देखना चाहें, अगर आपसे बड़ा 5 नंबर का भी क्वेश्चन पूछता है ना, तो एक दृष्टि के जो आंसर है ना इसको लिख देना, 5 नंबर एग्जामिनर रोक नहीं पाएगा आपको देने से, ठीक है। तो शेषावस्था की विशेषताएं क्या हो सकती हैं? शारीरिक विकास की तीव्रता होती है इसके अंदर, मानसिक विकास की भी जो तीव्रता है वो अधिक होती है, सामाजिक विकास जो है बीज रूप में उत्पन्न होने लगता है, संवेगात्मक विकास जो है तीव्र रूप से होती है, नैतिक विकास का बीज जो है उत्पन्न होने लगता है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता आ जाती है, दोहराने की प्रवृत्ति आ जाती है, आत्म प्रेम की भावना जागृत होने लगती है, दूसरों पर निर्भरता जो है बढ़ने लगती है, कल्पना की सजीवता बढ़ने लगती है या उत्पन्न होती है, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार जो है देखने को मिलता है, दूसरों बालकों में रुचि अनरुचि जो है हमको उत्पन्न होती है और देखने को मिलता है, और काम प्रवृत्ति जो है उसमें भी आपको रुचि और अभिरुचि देखने को मिलती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति जागृत होती है, संवेगों का प्रदर्शन देखने को मिलता है, अकेले व साथ खेलने की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है, प्रत्याक्षमक अनुभव द्वारा सीखना भी एक जो है यहाँ प्रवृत्ति दिखाई देती है। तो ये सारे के सारे प्रवृत्तियां हैं जो 5 नंबर में आप लिखना चाहो ना, तो केवल इतना ही लिखना है, आप 5 नंबर में आराम से पूरे के पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये एक नज़र में जो है ये पूरा का पूरा आपका वन शॉट है। विद्या या प्रणाली और प्रेरणता, यानी कि विद्या या प्रणाली जिसने भी दी है उसके प्रेरणता कौन है? तो मॉन्टेसरी के जो है मारिया मॉन्टेसरी है, किंडरगार्टन पद्धति जो है फ्रावेल का है, और इस तरह से प्रोजेक्ट प्रणाली जो है किलपैट्रिक का है, खेल विधि जो है ये जे.एन. मोरेनो का है, और साथ में जो है बुनियादी शिक्षा प्रणाली ये महात्मा गांधी का कथन है, ठीक है। अब आते हैं महात्मा गांधी का दिया हुआ है। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें आता है शिक्षण विधिया, जिसमें तुलनात्मक अध्ययन की बात करें तो आगमन और निगमन विधि पूछता है आपसे। आगमन विधि क्या है? ये मनोवैज्ञानिक विधि है। निगमन क्या है? ये मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। और आगमन विधि के हम उदाहरण से हम नियम की ओर जाते हैं, निगमन में हम नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। आगमन में जो है विशिष्ट से सामान्य की ओर हम जाते हैं, और निगमन में है सामान्य से विशिष्ट की ओर। इसी तरह से आगमन विधि में स्थूल से सूक्ष्म की ओर, और निगमन में सूक्ष्म से स्थूल की ओर। अगर आप इस तरह से भी लिखते हैं ना कि डिफरेंसेस पूछता है, आगमन विधि क्या है, निगमन विधि क्या है, उसके बारे में अगर आपसे टिप्पणी भी लिखवाता है, तो आप इन नियमों को जो है यहाँ पर जो पॉइंट है इनको भी शामिल कर सकते हैं आसानी से। इसमें गुण भी छोटे छोटे गुण दिए हैं हमने, ताकि आपको जो है वन वे में आपको पता चल जाए गुण क्या होता है। ये स्थायी ज्ञान से मिलता है, और जो निगमन विधि है वो स्मरण शक्ति का विकास से मिलता है, और छोटी क्लास से क्लास हेतु जो है यह आपका आगमन विधि जो है उपयुक्त माना जाता है, और जो है ये कम समय में अधिक ज्ञान देने के लिए निगमन विधि को माना जाता है। दोष क्या है? परिणाम पूर्णतः जो है सत्य नहीं आते हैं इसमें, जो हम परिणाम चाहते हैं वो पूर्णतः नहीं हो पाते हैं, सभी स्तर के बालकों हेतु ये नहीं आजमा सकते हैं, और धीमी इसकी गति होती है। इसके दोष क्या हैं? निगमन विधि के मानसिक शक्ति का विकास नहीं हो पाता इसमें, और यहाँ पे यत्रवत कार्य करने की आदत जो है ये पड़ नहीं पाती है, साथ ही साथ जो है रटने की प्रवृत्ति का विकास जो है हो जाता है। तो ये सारे के सारे जो इसके दोष हैं, तो इन टिप्पणियों के माध्यम से है आगमन और निगमन विधि को हम समझा सकते हैं। अगला जो है बुद्धि की परिभाषा के ऊपर में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। वुडवर्थ ने कहा है बुद्धि कार्य करने की एक विद्या है या विधि है, और बर्किंघम ने कहा है बुद्धि सीखने की योग्यता है। इसी तरह से टर्मन ने कहा है बुद्धि जो है अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, और प्रिंटर ने कहा है बुद्धि का विकास जन्म से लेकर के किशोरावस्था के मध्य काल तक होता है। सभी का अपना अपना कथन है। और थानडाइक ने कहा है सत्य तथा लक्ष्यों के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं का शक्ति ही बुद्धि है। और मैकडूगल का कहना है कि भाई बुद्धि अतीत के अनुभवों के आधार पर जन्मजात प्रवृत्तियों को सुधारने की योग्यता है। तो ये सारी की सारी परिभाषाएं जो है बुद्धि की दी गई हैं, लेकिन अलग अलग जो है मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं, अधिगम अक्षमता के प्रकार। तो ये अधिगम जो है हमारा लर्निंग प्रोसेस है, इसमें किस तरह की प्रोसेस में हमारे को सामना करना पड़ता है, किस तरह के लोगों को हमें देखते हैं। तो देखिए, एक तो कुछ बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनको पढ़ने में दिक्कत होती है, तो उसको हम बोलते हैं पढ़ने की अक्षमता, जिसको हम नाम देते हैं डिसलेक्सिया, ठीक है। और जो है सीखने की अक्षमता, यानी कि जो को हम सिखा तो रहे हैं लेकिन सीख नहीं पाएगा, तो उसको बोलते हैं डिसफेजिया। उसके बाद में नेक्स्ट जो है इसमें एक अक्षमता और देखने को मिलती है, जिसको लिखने की अक्षमता बोलते हैं, जिसको हम डिस्ग्राफिया या डिस्प्रेसिया बोलते हैं। और गणित की अक्षमता, यानी गणित की जो है लैंग्वेज हमारे को समझ में नहीं आती, गणित के अंक हमारे को समझ में आती है, उसको हम जो है डिस्कैलकुलिया बोलते हैं, ठीक है, डिस्कैलकुलिया। चाहे वो किसी भी वर्ड में हो, वर्बल हो या ग्राफिकल हो, डिस्कैलकुलिया के नाम से ही जाना जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, वन शॉट वीडियो है, ये ध्यान रखना है आपको। एक दृष्टि में हम बात करते हैं बाल अवस्था की विशेषताएं। तो देखो, शारीरिक विकास में स्थिरता हो जाती है। बाल अवस्था की विशेषता ये है कि शारीरिक विकास में स्थिरता आ जाती है, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होने लगती है, जिज्ञासा की प्रबलता जो है बढ़ने लगती है, वास्तविक जगत में है जो है वो बच्चा जो है प्रवेश करने लगता है, रचनात्मक कार्यों में उसको आनंद आता है, यानी कि कोई भी क्रिएटिव कार्य करता है ना, उसमें उसको आनंद आता है, सामाजिक गुणों का जो है विकास होने लगता है, बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास होता है, कई चीज़ें जो है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी, संग्रह करने की प्रवृत्ति जो है बढ़ जाती है, हर चीज़ को सजे संभालना और सहेजना जानने लगता है, और निरुद्देश्य भ्रमण करने की प्रवृत्ति, यानी कि कोई उद्देश्य नहीं है कि वहाँ जाना है, वहाँ घूमना है, मंदिर जाना है, कि लोटस टेम्पल घूमना है, कि मुझे सांभर झील देखना है या उदयपुर सिटी देखना है, या फिर कहीं भी किसी भी जगह पे जाने का उसका कोई उद्देश्य नहीं होता, लेकिन उसको भ्रमण की जो है एक प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। और काम प्रवृत्ति में जो है सुपुत्ता आ जाती है, मतलब काम करने में थोड़ा सा जो है अनबन करता रहता है। बस ये सारे के सारी क्या है, बाल्यावस्था की विशेषताएं एक ही दृष्टि में। आगे कभी कभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अधिगमकर्ता पर वातावरण का प्रभाव क्या होता है। अधिगमकर्ता का मतलब क्या है, बालक पे जो है वातावरण का क्या प्रभाव होता है। इसी तरह से दूसरी तरफ आप देखेंगे तो बालक पर जो है वंशानुक्रम का क्या प्रभाव होता है। तो दोनों प्रभाव जो है आमने सामने मैंने दे दिए हैं कि हाँ देखिए, वातावरण का प्रभाव जो है ये देखने को मिलेगा आपको, और वंशानुक्रम का प्रभाव ये देखने को मिलेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि खास मैं आपको समझाने वाला हूँ कि हाँ शारीरिक बुद्धि का विकास हो जाएगा इसमें, तो आपको लिखा हुआ है वातावरण का क्या प्रभाव पड़ेगा और वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ेगा, टेबुलर फॉर्म में है। जीन पियाजे का संज्ञात्मक जो विकास है उसमें आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, और ये ऐसा कोई पेपर नहीं है, कोई कोड नहीं है, 801 हो, 802 हो, 803 हो, 804 हो, 805 हो, सभी कोड में जो है पियाजे को तो भूला नहीं जाता है। ये तो एकदम प्याज की तरह ही, हमारे सब्जी में जैसे प्याज की जरूरत होती है, पियाजे जो है आपके सिलेबस में घुसा हुआ है। तो ये पियाजे का जो है ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये वैज्ञानिक जो है कहाँ का है, तो ये स्विट्जरलैंड का है। ये सबको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जो है इसने जो है बच्चों के संज्ञात्मक विकास के विषय में जो है व्याख्या की, और इसे 4 भागों में बांटा था। और ये 4 भाग कौन से थे, तो ये 4 भाग जो आपको देखने को मिलेगा, ये 1, 2, 3 और 4। इसमें जो है सबसे पहला भाग जो है संवेदी पीशीय अवस्था है, और इसको सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं, जो जन्म से 2 वर्ष माना जाता है, जिसमें हाथ, आंख आदि का अधिक प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपको बहुत ही शॉर्ट लिखा गया है, जिसमें आपको ये समझाया जा रहा है। पूर्व संक्रियात्मक काल जो है इसको 2 से 7 वर्ष का माना गया है। मूर्त संक्रियात्मक काल जो है इसको 7 से 12 वर्ष, और औपचारिक संक्रियात्मक काल जो है इसको माना गया है आपको अमूर्त विचारों और तार्किक चिंतन की अवधारणा स्पष्ट के लिए। बाकी हम पियाजे के संज्ञात्मक विकास के, मनोवैज्ञानिक विकास के, दोनों की अवधारणा को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे मैकडूगल के अनुसार जो है संयोगियों की संख्या जो होती है वो बहुत सारी है। इसमें भय है, घृणा है, क्रोध है, वात्सल्य, करुणा और दुख, आश्चर्य, भूख, आत्माभिमान है, और साथ में आपका जो है देखो यहाँ पे पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, ठीक है। आत्माभिमान जो है आपका पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है, आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका कोई इश्यू नहीं है इतना। कामुकता है, एकाकीपन है, प्रतिभाव है, अधिकार की भावना जो है, और अमोद है। ये सारे के सारे जो है आपके किसके हैं, तो मैकडूगल के अनुसार जो है संवेगों की संख्या है। संवेग क्या होता है, चिंतन क्या होता है, सारे की सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर पूछता है, मैंने बताया था आपको, और बहुत सारे आपने जो पीडीएफ आपने लिए हैं हमसे, तो उन पीडीएफ में भी हमने अभिवृद्धि और विकास में जो है आपको अंतर स्पष्ट किया है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वृद्धि से अर्थ क्या होता है, अभिवृद्धि या वृद्धि को एक ही कारक माना जाता है जो हम डिफरेंस करते हैं। बाकी हम जब अभिवृद्धि और वृद्धि में पूछता है तो उसमें अंतर आ जाता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अभिवृद्धि जो है ये अर्जित की जाती है, वृद्धि जो है ये अपने आप जो है शारीरिक रूप से होती है। अच्छा चलिए ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। वृद्धि से अर्थ जो है शारीरिक, या अभिवृद्धि से जो है अर्थ जो है शारीरिक एवं व्यवहारिक परिवर्तनों से है। और विकास जो है, विकास से अर्थ जो है शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक संगठन से है, ध्यान रखना है। तो इस तरह से जो है मैंने इसको आपको पीडीएफ फॉर्म में दिया है। यहाँ पे एक छोटा सा मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए छोटा सा एक जो है प्रारूप दिया है, इस प्रारूप को आप पढ़ लेना। बाकी मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता चुका हूँ, पीडीएफ आप सभी को प्रोवाइड कर चुका हूँ। जिन बच्चों ने पीडीएफ प्राप्त किया है वो बच्चे बस पढ़ते रहें, उनको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बस पढ़ते रहिए। आगे बढ़ते हैं। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं, जिसमें हमारे 8 कारक जो है मुख्य रूप से हमने लिया है, जिसको हम वंशाक्रम जो है, हमारी जो हेरिडिटी है वो है, वातावरण जो है एनवायरनमेंट है, पौष्टिक भोजन यानी कि हमारा जो भी भोजन है वो है,
नियमित दिनचर्या, निंद्रा एवं विश्राम, प्रेम है, सुरक्षा और खेल एवं व्यायाम। ये 8 को हमने मेन इंपॉर्टेंट कारकों में लिया है और मेन इंपॉर्टेंट कारकों में ही आते हैं। आगे बात करते हैं हम अगले प्रश्न की, जो आपसे शॉर्ट में हमने बताया है। मनोसामाजिक सिद्धांत की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? तो विश्वास बनाम अविश्वास होता है एक पहला, ठीक है, ये सिद्धांत की विभिन्न अवस्थाएं हैं, मनोसामाजिक की बात कर रहे हैं। इसके बाद जो है आपका दूसरी अवस्था हो जी जो होती है, ये होती है स्वायत्ता बनाम शर्म की, आज़ादी बनाम शर्म की, मतलब अपने ऊपर। अगला जो है पहल बनाम अपराध का। नेक्स्ट जो है इसमें परिचय बनाम हीन भावना, और पहचान बनाम भ्रांति, और आत्मीयता बनाम आत्मभाव। उसके अलावा जो है जन्नात्मकता बनाम स्थिरता, और उसके अलावा संपूर्णता बनाम निराशा। तो ये सारे के सारे क्या हैं? तो ये सारे के सारे जो हैं हमारे मनोसामाजिक सिद्धांत की विभिन्न अवस्थाएं हैं, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपको एक चीज हमेशा पूछी जाती है, क्वेश्चन जब घुमाया जाता है, तो मैकडूगल ने जो है चूहे पे प्रयोग किया था, ठीक है, पावलाव ने जो है कुत्ते पर प्रयोग किया था, स्किनर ने जो प्रयोग किया था वो चूहे और कबूतर पे भी किया था, और थांडाइक की बात करें, थांडाइक ने तो बिल्ली पर कर दिया था, और कोहलर ने जो है बंदर, मुर्गी और चिंपैंजी, इन तीनों पर ही प्रयोग कर डाले थे, ठीक है। और साथ ही साथ जो है अनुवांशिकी का सिद्धांत जो जनक है वो ग्रेगर मेंडल हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये विकासवादी सिद्धांत के जो है अगर हम बात करें, जबकि विकासवादी सिद्धांत के जो जनक हैं उनको लैकमार्क के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। बालक पर वातावरण का प्रभाव जो है वो कैसा होता है, यानी कि बालक पर वातावरण जो है ये प्रभाव कैसा देता है, बालक पर वातावरण का प्रभाव कैसा होता है, तो इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको सारे के सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। मैं ऑलरेडी आपको पीडीएफ जो दे चुका हूँ, उन पीडीएफ में हर चीज़ उपलब्ध कराई है मैंने। फिर भी कुछ क्वेश्चंस जो आपको ऐसा लगता है कि सर इनमें से क्वेश्चंस मुझे चाहिए, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों ने हमसे पीडीएफ प्राप्त किया है उन बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से ये पीडीएफ जो है हम प्रोवाइड कर देंगे। टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता आपको नहीं है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। शारीरिक अंतर पर प्रभाव क्या पड़ता है? बालक पर जो है वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है? पहला जो है शारीरिक अंतर पर प्रभाव पड़ता है, दूसरा जो है प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव पड़ता है, तीसरा जो है मानसिक विकास पर प्रभाव, चौथा जो है बुद्धि पर प्रभाव, पांचवा जो है व्यक्तित्व पर प्रभाव, उसके बाद में अनाथ बच्चों पर प्रभाव जो है वह अलग पड़ता है वातावरण का, इसी तरह से जुड़वा बच्चों पर भी प्रभाव अलग पड़ता है। तो ये हमारे पास जो है बहुत सारे चरण हैं, इसमें से आप 2-4 चरण जो है लिख सकते हैं। सामाजिक विकास की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, ये भी मैंने आपको पीडीएफ के रूप में जो है दे दिया है, तो आपको पता होगा कि सामाजिक विकास की विशेषताएं क्या होती हैं। फिर भी मैंने यहाँ पर पॉइंट वाइज जो है सामाजिक विकास की सारी विशेषताएं जो है आपको दी हैं। आप इनको एक वन शॉर्ट में रिवीजन कर सकते हैं। शॉर्ट रिवीजन जो है मैंने यहाँ पे ये वीडियो डाला है शॉर्ट रिवीजन के लिए। मैंने बताया था पियाजे की हम बात करेंगे आगे, तो यहाँ पे विकासात्मक अवस्थाएं एवं विशेषताएं क्या हैं उसकी हम बात करेंगे। तो विकासात्मक अवस्थाएं और विशेषताएं क्या हैं, तो देखिए संवेदी पेशीय अवस्था, ठीक है, विचार क्या है, सारे के सारे यहाँ पे लिखे गए हैं, और विशेषताएं क्या क्या होती हैं ये भी टेबुलर फॉर्म में मैंने दी है। इसी तरह से पियाजे का एक और है आपका, जिसको हम बोलते हैं पियाजे का संज्ञात्मक विकास की अवस्थाएं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विकासात्मक अवस्थाएं हैं, तो विकासात्मक अवस्था पूछेगा तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है, इसकी विशेषताएं हो या इनकी आयु हो या इनकी अवस्था हो, इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। ये संवेदी पेशीय अवस्था है ना, विकासात्मक अवस्था में आती है, लेकिन संज्ञात्मक अवस्था में जो है संवेदी पेशीय अवस्था ना होकर के केवल जो है संवेदी प्रेरक हो जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पियाजे द्वारा प्रस्तावित जो संज्ञात्मक विकास की अवस्थाएं हैं उनकी क्या विशेषताएं हो सकती हैं, कौन सी आयु जो है इसमें मानी गई है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 4 पॉइंट अलग हो जाते हैं इसमें आकर के। वर्षों की बात करें, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 और 11 वर्ष से ऊपर वो आपके लगभग वही रहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नाम चेंज हो जाते हैं अवस्थाओं के, ये ध्यान रखना है आपको। और लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत जो है क्या कहता है उसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, फिर भी कोहलबर्ग का सिद्धांत जो है छोटा सा है, मैंने यहाँ पे जो है छोटा सा आपको वन शॉट में बताने का प्रयास किया। आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले चरण पे।
जो है बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा होना चाहिए, ये पूछता है क्वेश्चन बहुत बार कि जो है बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम का चयन कैसे करेंगे, शिक्षा आप क्या सुझाव देंगे, इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो ये पाठ्यक्रम जो है विद्यार्थी की रुचि के अनुसार, लचीलापन और जो है यहाँ पर मानसिक स्तर के अनुसार, साथ ही साथ जो है जीवन उपयोगी और जो है उद्देश्यों के अनुसार, साथ ही साथ जो है वातावरण के अनुसार, आवश्यकताओं के अनुसार, भिन्नता के अनुसार और साथ ही साथ जो है विकसित करने वाला होना चाहिए। तो ये सारे के सारे इसमें पॉइंट आ जाते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और ये आपसे हमेशा पूछता रहता है, तो आप ये भी बता सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बाल केंद्रित, इसमें बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिकाएं जो है हमने स्पष्ट रूप से आपको ऑलरेडी पीडीएफ में प्रोवाइड किया, लेकिन फिर भी आप यहाँ देखना चाहें, जो वीडियो से पहली बार जुड़े हैं वो यहाँ पर इसको देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। अगला जो है बुद्धि की विशेषताएं। तो बुद्धि जो है जन्मजात शक्ति है, यह वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। बुद्धि सीखने की क्षमता है। बुद्धि व्यक्तित्व को अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। बुद्धि जो है व्यक्ति की नवीन परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करने का गुण प्रदान करती है। तो सारी की सारी क्या है, बुद्धि की विशेषताएं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बुद्धि के ऊपर। कभी कभी बुद्धि से प्रकार पूछता है, तो 3 प्रकार की बुद्धियां हैं, जिसमें अमूर्त बुद्धि है, मूर्त बुद्धि है और सामाजिक बुद्धियों को जो हम शामिल करते हैं। नेक्स्ट जो है बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र, अभी भी मैंने बताया था कि मेंटल यानी कि मानसिक आयु, हमारा ध्यान रखना है मानसिक आयु, मानसिक आयु बटे में जो है आपका वास्तविक आयु। वास्तविक या शारीरिक आयु, ठीक है, इनटू में 100। ये करते ही आपको, जैसे यहाँ पे उदाहरण भी दिया है और मैंने अभी अभी आपको समझाया भी था कि कैसे निकालते हैं। तो बस आप अंकों को रखिए, जहाँ जहाँ मैंने बोला है मानसिक आयु लिखा है तो मानसिक आयु लिखिए वहाँ पे, और जहाँ पर जो है वास्तविक या फिर आपका शारीरिक आयु दिया है उसको लिखिए और आंसर आ जाएगा। बुद्धि लब्धि की बात कर रहे हैं तो टर्मन ने बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण जो है यहाँ पे इस प्रकार किया है, 140 से अधिक है तो प्रतिभाशाली हो जाएगा, 120 से 140 के बीच में है तो प्रखर बुद्धि बोलते हैं, 110 से 120 के अंदर आता है तो उत्कृष्ट बुद्धि में आ जाता है वो, 90 से 110 में सामान्य बुद्धि शामिल किया जाता है, 80 से 90 के बीच में मध्य मंद बुद्धि, और 70 से 80 के बीच में जो क्षीण बुद्धि, 70 से कम आ जाता है तो निश्चित क्षीण बुद्धि हो जाता है, और 50 से 70 जो है अल्प बुद्धि, 25 से 50 के बीच में रहेगा तो मूर्ख, और 25 से कम हो जाता है तो महामूर्ख। तो ये सारे के सारे जो है आपके बुद्धि के प्रकार हैं, किसके, टर्मन के अनुसार। नेक्स्ट जो है व्यक्ति तथा सामूहिक बुद्धि परीक्षण में अंतर क्या, व्यक्तिगत और सामूहिक परीक्षण में क्या अंतर होता है। तो ये सारे के सारे आपके अंतर हैं जिनको आप देख सकते हैं, तो इन अंतरों को आपको ध्यान भी रखना है, बहुत अंतर है इसमें, आप जो अच्छा लगे उसको याद कर लीजिएगा। अगला जो है शाब्दिक तथा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में जो अंतर, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या होती है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या होती है, इसके अंदर बीच में अंतर जो है वो भी हमने पॉइंट वाइज दिए हैं, बहुत ही शार्प जो है यहाँ पर दिया गया है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं किया गया। चिंतन क्या होता है, चिंतन को आपको जहाँ आप जानते ही हैं, कभी कभी जो समस्या उत्पन्न हो जाती है उसका समाधान कैसे करें, ऐसे विचारों का उत्पन्न होना, आरंभ होना ही कि समस्या को किस प्रकार सुलझाया जाए, वही चिंतन कहलाता है। सामान्य रूप से हम जो है इसकी परिभाषा दे सकते हैं, और जो मनोवैज्ञानिक के रूप में जो है बहुत सारे चिंतन की परिभाषाएं हैं जिनको हमें याद रखना होगा, क्योंकि हमारे को एग्जामिनर पूछ सकता है चिंतन की विशेषताएं क्या होती हैं, एग्जामिनर ये भी पूछता है, तो हम विशेषताओं को बता सकते हैं, ये विशेषताएं हैं। जब केवल आपको ये नहीं लिखना जरूरी कि विशेषताओं में मार्शल ने कहा था या किसी और ने कहा था, आपको चिंतन की विशेषताएं समझ लेनी है। इसके बाद चिंतन के प्रकार जो है आपके वो कौन कौन से होते हैं, तो प्रत्यात्मक होता है आपका, और इसमें प्रत्यात्मक होता है, एक प्रत्यात्मक होता है और एक प्रत्यात्मक होता है और बिंबात्मक होता है। तो ये आपके चिंतन के प्रकार हैं, जिसमें तार्किक चिंतन भी आपका अंतिम पड़ाव में आता है। चिंतन के विकास के उपाय कभी कभी पूछे जा सकते हैं, हालांकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है चिंतन के सेकंड ईयर में पूछे जाते हैं, लेकिन आपसे भी पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। व्यक्तिगत भिन्नताएं की विशेषताएं क्या होती हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं की विशेषताओं के बारे में हमेशा जब एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है ना, तो वो नहीं देखता कि आपको क्या आता है, वो देखता है कि मुझे क्या आता है। बालकों की अभिरुचि को प्रभावित करने वाले कारक, अभिरुचि बोले या रुचि बोले, तो आप जो है इन पॉइंटों को लिख देना, अभिरुचि हो या फिर रुचि हो। अगर आपसे रुचि पूछे या अभिरुचि पूछे तो दोनों को, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इन पॉइंटों को लिख देना है, बस इसको इतना ही डिस्क्राइब करना जितना मैंने यहाँ पे दिया है आपको। मूल्यांकन के उद्देश्य बहुत सारे होते हैं, और हमेशा जानते हो कि ये जो प्रश्न है ना, ये हर जगह पे हर कोड में पूछा जाता है, 801 हो, 802 हो, 803 हो, 804 हो, इन सभी में पूछा जाता है। तो इन सभी को उद्देश्यों को जो है आपको बता देना है, बहुत ही सिंपल सा उद्देश्य जो है मैंने दिए हैं, तो इनको बता दोगे आप।
समावेशी शिक्षा के उद्देश्य हर बार मैंने बताया है, तो इसको तो जरूरत नहीं है मुझे आपको डिस्क्राइब करने का। वन शॉर्ट में आपको दिखाया जा रहा है सारी चीज़ें। समावेशी शिक्षा की प्रकृति क्या होती है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, तो ये भी मुझे आपको यहाँ पे समझाने की आवश्यकता नहीं है। निर्धन एवं पिछड़े बच्चों और उनकी शिक्षाओं के संदर्भ में जो है क्या है, तो शिक्षा अधिनियम जो है 2009 के अनुसार जो है इनके बारे में क्या कहा गया है, ये सारी चीज़ें हम 3 पॉइंटों में 4 पॉइंटों में डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये निर्धन और पिछड़े वर्ग के जो बच्चे और उनकी शिक्षा के बारे में जो है दिया गया है, वो चरण आपको ध्यान रखना है। ये पूछता है क्वेश्चन। शिक्षा नीति 2006 के अंतर्गत समावेशी शिक्षा के संदर्भ में कुछ विशेष तथ्य जो दिए गए थे या क्या प्रस्ताव थे, वो हमको 4 जो है पॉइंटों में डिस्कस करके बता सकते हैं। अधिनियम 2009 क्या था, राइट टू एजुकेशन जो था, आरटीई, तो ये क्या था, ये छोटा सा क्वेश्चन कभी टिप्पणी लिखने के लिए बोल देता है। पिछड़े बालकों के लक्षण क्या हो सकते हैं, ये बहुत बार पूछता है, और मैं ऑलरेडी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर चुका हूँ। जिन बच्चों ने पीडीएफ लिया है उनको पता होगा, और जिन बच्चों ने पीडीएफ नहीं लिया है, वीडियो देखा है, तो उनको ही पता होगा कि हमने जो है ये आपको बता दिया है, ठीक है। पिछड़े बालकों के लक्षण क्या होते हैं, हमेशा बड़ा क्वेश्चन बनाया जाता है इसमें। और बालकों के पिछड़ेपन का कारण भी होता है, तो इसमें शारीरिक दोष है, निम्न बौद्धिक क्षमता हो जाती है, वातावरण का प्रभाव है, सामान्य से क्रम शारीरिक विकास हो जाता है, परिवार की निर्धनता भी इसमें है, माता पिता की अशिक्षा भी है इसमें, और स्वभाव संबंधी दोष भी है, उसके अलावा सामाजिक दोष भी है। लेकिन हमारे को 4 से 5 पॉइंट याद रखने हैं। पिछड़े बालकों की समस्याएं क्या होती हैं, तो इसमें जो पिछड़े बालकों की समस्याएं बहुत सारी हैं, जिनमें हम 2-4 पॉइंटों को हम लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये पिछड़े बालकों की समस्याएं होती हैं, हमेशा एग्जामिनर पूछता रहता है। या पिछड़ेपन या मंदता के कारण क्या हो सकते हैं, या उसके निवारण के उपाय, तो ये भी आपको बताना होता है। कई बार शिक्षक जो है आपसे पूछता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे कुछ जो है रूपरेखा है, जिनके द्वारा जो है आप सुधार कर सकते हैं पिछड़ेपन का, या जो है मंदता के, जो भी मंद बालक हैं उनके विकास में जो है आप सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आपका है, विकलांग बालकों का वर्गीकरण जो है किस प्रकार कर सकते हैं, जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन है। तो इसमें देखो, विकलांगता के आधार पर दृष्टि दोष से कुछ ग्रसित बालक होते हैं, जिसमें नेत्रहीन बालक और आंशिक दृष्टि वाले बालक आते हैं। वाक विकलांग आते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं। श्रवण विकलांग होते हैं, और विरूपित बालक होते हैं, जो मतलब उनका रूप सही नहीं होता। और मृगग्रस्त बालक होते हैं, जो बात बात में मिर्गी खा के लिख जाते हैं। लकवाग्रस्त होते हैं, जिनको जानते ही हो आप, लकवा मार गया कि किसी का अंग काम नहीं कर रहा है। और निर्बल बालक भी होते हैं, जिनके अंदर शक्ति ही नहीं होती। तो ये सारे के सारे जो है आपके अलग अलग जो है सारे के सारे क्या हैं, विकलांग बालकों के प्रकार हैं, वर्गीकरण है। विकलांग बालकों की विशेषताएं क्या होती हैं, इसके बारे में कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन उठा के फेंक देता है आपके ऊपर। विकलांग बालकों की समस्याएं क्या हो सकती हैं, उसके बारे में भी क्वेश्चन जो है उठाकर फेंकता है आपके ऊपर एग्जामिनर। तो सारी चीजें आपको यहाँ पे डिस्कस करवा रहा हूँ। विकलांग बालकों की शिक्षा के लिए जो है क्या समाधान किए गए हैं, ठीक है, और जो है उनको किस तरह का प्रबंध चाहिए, ये चीज़ें जो है हमने आप ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है वीडियो के माध्यम से। बट यहाँ पे भी मैंने इस पॉइंट को जो है छोटे छोटे देने का प्रयास किया है। दृष्टिहीन या अर्ध दृष्टिहीन, यानी कि जो है सेमी जो है आपके दृष्टिहीन बालक हैं, उनके बारे में जो है यहाँ पर शिक्षा कैसी हो सकती है, शिक्षा में क्या प्रावधान किया जाना चाहिए, तो ये सारे के सारे उनको शिक्षा कैसी देनी चाहिए, तो ये सारे पॉइंटों को हम लिख सकते हैं, समझा सकते हैं। मानसिक रूप से पिछड़े बालक जो हैं उनको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, कौन कौन से जो है परिभाषाएं दी गई हैं, इन परिभाषाओं को ध्यान रखना है। क्योंकि क्रो एंड क्रो के अनुसार जो है बालक को दे देता है कि भाई जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उनको मंद बुद्धि बालक कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी है, तो हमारे को पता होना चाहिए कि आंसर भैया ये क्रो और क्रो की परिभाषा है। इस तरह से पोलक और पोलक ने जो है कौन सी परिभाषा दी है, तो हमारे को परिभाषाएं याद होनी चाहिए। मानसिक दृष्टि से जो पिछड़े बालक के लक्षण क्या हो सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं, तो आप ये सारे के सारे पॉइंटों को जो है बता सकते हैं कि भैया ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसमें से 5 से 6 आपको हमेशा ध्यान रखना, मैंने बताया है 5 से 6 ही पॉइंट आपको लिखने हैं, ज़्यादा पॉइंट नहीं, लेकिन हम तो सारे पॉइंट देते हैं ताकि बालक जो भी याद करना चाहे, आप जो भी याद करना चाहें, वो आसानी से याद कर सके। मंदबुद्धि जो बालक होते हैं, जो आपके प्रॉब्लम्स होते हैं, रिटार्ड जो चिल्ड्रन होते हैं, मेंटली एबिलिटी वाले, तो उनके जो है समस्याएं क्या हो सकती हैं, तो सामाजिक समायोजन की समस्या होती है, समाज में जो है ढंग से समायोजन नहीं कर पाते हैं। संवेगात्मक समस्याएं होती हैं, यानी कि हर जगह पर जो है अपने वातावरण के हिसाब से जो है वो प्रशिक्षण नहीं ले पाते हैं। बहुत सारी इसमें समस्याएं लिख सकते हैं। शारीरिक और मानसिक विकास की समस्या तो होती ही होती है, विद्यालय में समायोजन की समस्या भी होती है। साथ साथ जो है विद्यालय में जो बालक है ना, वो भी इनको परेशान करते हैं। तो ये सारी समस्याएं इसमें देखने को मिलती है। 3-4 पॉइंट लिख सकते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं क्या होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता रहता है। तो इनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, ये बता सकते हैं। स्मरण शक्ति जो है इनकी श्रेष्ठ होती है, सामान्य ज्ञान इनकी श्रेष्ठ होती है, अध्ययन में जो है अद्वितीय सफलता प्राप्त करते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट जो है आपको अच्छी तरह से पता है कि भैया इनकी तो आईक्यू बहुत तेज है, तो ये सब कुछ अच्छा ही करेंगे। प्रतिभाशाली बालकों के लिए शैक्षिक व्यवस्था कैसी की जाए, तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनके लिए शैक्षिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो जो है विशेष
अध्ययन की सुविधाएं होनी चाहिए, सामान्य रूप से जो है कक्षोन्नति होनी चाहिए, साथ ही साथ जो है शिक्षक का व्यक्तिगत ध्यान भी होना चाहिए इन पे, और अवसरों की समानता होनी चाहिए, सामाजिक अनुभवों का अवसर मिलना चाहिए। तो ये सारे समानता इसमें लिख सकते हैं आप। और जो है सृजनात्मकता क्या होती है, क्रिएटिविटी क्या होती है, इसके अर्थ और परिभाषा के बारे में कभी कभी पूछ लेता है। दो तीन जो है आपको मनोवैज्ञानिक के रूप में जो है परिभाषाएं को याद रखना है, ध्यान रखना है कि ये किसने किसने कथन कहा था। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो विशेषताओं में जो है कुछ विशेषताओं को मैंने यहाँ पे टिप्पणीबद्ध किया है, आप इन विशेषताओं को पढ़ सकते हैं। ऑलरेडी मैं वीडियो के माध्यम से इनको समझा चुका हूँ। अगला जो है थॉर्नडाइक के सीखने का नियम क्या है, तो बहुत ही सिंपल सा नियम है। इसके दो ही नियम है, मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम में 3 आते हैं, गौण नियम में 5 आते हैं। तो हमारे को जो है ये नियम आपको याद रखने हैं, इनके बारे में बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है। मुख्य नियम में जो है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, इन तीनों को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो तत्परता का नियम आप बता सकते हैं, और इसके बाद जो है आपका आ जाता है अभ्यास का नियम, और नेक्स्ट जो आता है आपका प्रभाव का नियम। और जैसे ही ये खत्म हो जाएगा तो हम बताएंगे गौण नियम। गौण नियम में जो है हमारा ए पार्ट बहु प्रतिक्रिया का नियम आ जाता है, मानसिक स्थिति का नियम आ जाता है, आंशिक क्रिया का नियम आ जाता है, और साथ ही जो है सहचर्य स्थानांतरण का नियम और समानता का नियम। इस तरह से 5 जो इसमें नियम शामिल होते हैं। इसके सिद्धांत का शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़ता है थॉर्नडाइक का, ये भी कभी कभी पूछता है जब एग्जामिनर की बुद्धि ज़्यादा चलती है। तो ये 5 पॉइंटों में हम समझा रहे हैं आपको। इन 5 पॉइंटों के माध्यम से आप इसको समझा सकते हैं कि भैया इसके सिद्धांत के महत्व क्या है। शिक्षण की विशेषताएं क्या है, जो टीचिंग करते हैं उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो बहुत सारी विशेषताएं आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसको तो समझाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम बहुत सारी क्लासेस में शिक्षण की विशेषताओं को डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारी की सारी विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं को आपको ध्यान रखना है। इन विशेषताओं में से जो भी आपको 8-10 पॉइंट याद होते हैं उनको रखना है। और ब्रूनर का संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत जो है वो सक्रियता है। उन्होंने जो है 3 कारकों के द्वारा बताया है। सक्रियता है, दृश्य प्रतिभा विधि है, और सांकेतिक विधि है। 3 को हमें ध्यान रखना है ब्रूनर के हिसाब से, ठीक है, ज्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है। संवेग का अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, ये आपसे पूछता है। संवेग के बारे में हमेशा 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है। तो किसके अनुसार संवेग क्या होता है, आपको डेफिनेशंस याद होनी चाहिए। मैंने सारे डेफिनेशंस आपको दे दिए हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। संवेग की विशेषताएं पूछ ले अगर एग्जामिनर, तो 2 से 3 नंबर में पूछेगा। तो संवेग की विशेषताएं आप यहाँ पे इन पॉइंटों के माध्यम से लिख सकते हैं। अगला जो आता है संवेगों के प्रकार आपसे पूछ लेता है। संवेग के मैंने प्रकार पहले ही बताए थे, और संवेग के प्रकार यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें भय, क्रोध, आश्चर्य, आत्माभिमान, दुख, वात्सल्य, कामुकता, एकाकीपन, अमोद और प्रतिभाव, सुख, भूख, आत्महीनता, अधिकार भावना और जो है घृणा, ये सारे सम्मिलित होते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सारे लिखें, लेकिन आप जितना मैक्सिमम लिख सकते हैं उतना बेस्ट होगा आपके लिए। नेक्स्ट जो है बालक के संवेग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, ये हमसे पूछ लेता है। तो व्यक्तित्व होता है, सामाजिक वातावरण, परिवार का वातावरण, शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है, आत्मविश्वास की कमी है या नहीं है, सामाजिक आर्थिक स्तर कैसा है, हमारे परिवार का स्तर कैसा है, और परिवार का आकार भी कैसा है, भाई फैमिली साइज बहुत बड़ी है, लिंग ऑब्वियस सी बात है फीमेल है या मेल है, साथ ही साथ बालक और अभिभावक में कैसा संबंध है, थकान और भूख, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके बालक के संवेग को प्रभावित करते हैं। संवेग का शिक्षा में क्या महत्व हो सकता है, कभी कभी एग्जामिनर जब बहुत ज्यादा टेढ़ा होना चाहे तो पूछ सकता है। तो आप जो है शिक्षा में प्रभाव जो है संवेग का बता सकते हैं। इनको 3-4 पॉइंटों के माध्यम से समझा सकते हैं। प्रेरणा शब्द, प्रेरणा जो है मतलब क्या होती है, और ये जो है इसको किस किस डेफिनेशन किस किस मनोवैज्ञानिक ने कौन कौन सी डेफिनेशन दी है, इसमें भी ये मैंने यहाँ पे बताया है। सबके अनुसार जो है प्रेरणा का यहाँ पे दे दिया है। प्रेरणा के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, तो जो है सकारात्मक प्रेरणा और आंतरिक प्रेरणा हो जाती है आपकी, और दूसरी जो है नकारात्मक प्रेरणा या बाह्य प्रेरणा। 2 ही प्रकार हमें लिखना है, तो ध्यान रखना है आंतरिक प्रेरणा हो या सकारात्मक प्रेरणा, दोनों एक ही चीज होती है। नकारात्मक या बाह्य प्रेरणा दोनों एक ही चीज होती है। प्रेरणा की विधियां क्या क्या है, तो पुरस्कार और दंड है, ठीक है, साथ ही साथ प्रसन्नता और निंदा है, सफलता असफलता, प्रयोगिता और सहयोग, कक्षा का वातावरण, प्रगति का ज्ञान, आकांक्षा का स्तर, नवीनता, रुचि, आवश्यकता का ज्ञान, ये सारी की सारी इसमें चीज आती हैं। सीखने की विशेषताएं कभी कभी पूछ ले, तो आप इस विशेषताओं के माध्यम से जो है सीखने की विशेषताओं को प्रकट कर सकते हैं। इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, हालांकि सीखने का जो विशेषताएं या सीखने के बारे में बहुत ही कम पूछता है, क्योंकि अधिगम है, अधिगम जो आप पढ़ रहे हैं वही है, और लर्निंग उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं। तो ये सारे के सारे आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जिनको हमने आज वन शॉट के माध्यम से देखा, इसको जरूर पढ़ लेना। और बाकी आपको पीडीएफ तो हमने प्रोवाइड कर दी है, उन पीडीएफ को जरूर चेक कर लेना। और इस पीडीएफ को भी जिन विद्यार्थियों ने ये पहले से जो हमने 801 से लेकर के 811 तक के जो पीडीएफ आपको दिए हैं, उन विद्यार्थियों को ये पीडीएफ जो है ऑटोमेटिकली उनके व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये पीडीएफ उनके पास पहुंचने वाला है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।